भारत 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच लाल किले नई दिल्ली से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की 20वीं बैठक की मेजबानी करने वाला है। जी हाँ, ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, ये जुड़ी है यूनेस्को से। ठीक है, तो ये यूनेस्को की ही एक समिति है, अंतर सरकारी समिति, जो किससे संबंधित है? अमूर्त या आप कह सकते हैं इंटेंजिबल सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज यानी विरासत से। ठीक है, कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में भी है जो यूनेस्को की ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंटर गवर्नमेंटल कमिटी की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। ये कौन सी विरासत है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ में ये जानेंगे कि यह कमेटी क्या करती है। इस बैठक का जो अभी हाल ही में लाल किला से होने वाली है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की इस बैठक के बाद क्या स्थिति होगी वैश्विक मंच पर, भारत को इस बैठक से क्या लाभ होने वाले हैं, इन खास पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। दृष्टि के न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और हम देखेंगे जो भारत अभी हाल ही में पहली बार यूनेस्को की ICH समिति की बैठक करेगा, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को। ठीक है, सबसे पहले बात करें खबर की, तो खबर के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, क्या कि भारत ICH, यहाँ पे से हिंदी में लिखें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो अंतर सरकारी समिति है, उसकी बैठक की मेजबानी करने वाला है। ये बैठक का कौन सा संस्करण है, ध्यान रखें, ये बैठक का 20वां संस्करण है। तो ठीक है, यानी यह कौन सी बैठक है? ICH की 20वीं बैठक है। और कहां से होगी, ये स्थान भी ध्यान रखें, लाल किला, राइट फोर्ट। ठीक है, समय ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 8 से 13 दिसंबर 2025, ये है इंपॉर्टेंट खबर। ठीक है, अब बात करें कि ये जो समिति है ये क्या करती है। ये समिति यूनेस्को के अंतर्गत काम करती है और दुनिया भर की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा से जुड़ी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस समिति के बारे में ध्यान रखें। अंतर सरकारी समिति ये क्या करती है? ये यूनेस्को की अंतर्गत काम करती है, ये यूनेस्को के अंतर्गत काम करती है, और ये दुनिया भर के जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, अमूर्त सांस्कृतिक हेरिटेज या विरासत है, इनकी सुरक्षा से जुड़ी है, इनकी सुरक्षा से जुड़ी है। आगे थोड़ा सा हम इसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस बैठक के मुख्य उद्देश्यों की, कि बैठक जो 20वीं बैठक संपन्न होने जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी ICH सूची में जो भी नामांकन शामिल किए गए हैं विश्व भर से, उनकी समीक्षा करना। तो ICH सूची में शामिल नामांकन, जिन्हें हम नॉमिनेशन कहते हैं, नामांकन की समीक्षा करना। ठीक है, नामांकन की समीक्षा। तो ना केवल नामांकन की यह समिति समीक्षा करती है, साथ में यह भी देखती है कि जो पहले से ICH में संस्थाएं या विरासत, अमूर्त विरासत मौजूद है, उनकी स्थिति क्या है। तो मौजूदा यानी पहले से शामिल, उस लिस्ट में शामिल, तो आप इसे क्या लिखेंगे? मौजूदा, पहले से इस लिस्ट में जो शामिल है, मौजूदा ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इन तत्वों की स्थिति का मूल्यांकन, हेरिटेज तत्वों की स्थिति का मूल्यांकन, यानी आपने इन्हें शामिल कर तो लिया है समिति में, लेकिन इसे अभी कोई देश इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय कर रहा है। पहले से जो सूचीबद्ध हैं, उन्हें लेकर देश क्या उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी मूल्यांकन करती है। इस बैठक का एक और उद्देश्य ये है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना। ठीक है, तो
तो इस बैठक का तीसरा उद्देश्य इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय सहायता देना। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में हो रहा है, क्योंकि भारत में ये बैठक संपन्न होने वाली है, इसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई 180 प्लस देशों से 800 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। यूनेस्को की अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है कि 180 से भी अधिक देशों के लगभग 800 प्लस प्रतिनिधि, ठीक है। साथ में इन प्रतिनिधियों के साथ जो यूनेस्को के अधिकारी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, शोधकर्ता हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो विशेषज्ञ, शोधकर्ता और यूनेस्को से संबंधित अधिकारी या यूनेस्को अधिकारी ये इस बैठक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये भारत की जो सॉफ्ट पावर की नीति है, वैश्विक मंच पर उसे दिखाने का एक तरीका भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस बैठक में विभिन्न देशों द्वारा जो भी सेफगार्डिंग रिपोर्ट्स हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। बहुत सारे देश होंगे, इन सभी देशों के द्वारा जो भी प्रस्तुति होगी, उन प्रस्तुति की सेफगार्डिंग, ध्यान रखें, सेफगार्डिंग रिपोर्ट की समीक्षा होगी। हमने आप भी ऊपर लिखा भी है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। साथ में विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता है, उसके लिए अनुरोध पर विचार भी किया जाएगा। सांस्कृतिक संरक्षण की जो नई और नवाचार नीतियां हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण की नई और नवाचार जो पूर्ण विधियां हैं, उन पर विचार करना भी इसकी बैठक में शामिल होगा। भविष्य के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या रिपोर्टिंग हो सकती है, ये भी इसमें शामिल होगा। तो भविष्य के लिए प्लानिंग, ध्यान रखें, भविष्य के लिए प्लानिंग प्लस रिपोर्टिंग, ठीक है। भविष्य के लिए प्लानिंग और रिपोर्टिंग, ये इसमें इस बैठक के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इससे भारत को क्या लाभ होगा। ये तो हमने बात किया कि जो पार्टिसिपेट इसमें करने वाले हैं, उससे भारत को क्या लाभ होगा। सबसे पहले हम बात करें भारत की अभी तक जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है, उसमें कौन कौन सी प्रथाओं को शामिल किया गया है। क्योंकि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसमें बहुत सी विधाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कुछ ऐसी प्रथाएं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ अभिव्यक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान, कौशल, इन सभी से एक खास समुदाय से जुड़े होते हैं। तो जिन्हें समुदाय, समूह या वहाँ के लोग हैं जो परंपरा से मानते आ रहे हैं, व्यक्ति, उनकी वे सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है, तो इन सभी को इसके भीतर शामिल किया जाता है। भारत से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो शामिल है, उसमें ध्यान रखिएगा, पहला कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत थिएटर है, ठीक है। कुटियाट्टम 2008 में से शामिल किया गया था। वैदिक जप की परंपरा 2008 में से शामिल किया गया था। रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसे भी शामिल किया गया था 2008 में, ठीक है। रम्माण, भारत के गढ़वाल हिमालय के धार्मिक उत्सव परंपरा का मंचन है। गढ़वाल में एक खास प्रस्तुति होती है जिसे रम्माण उत्सव भी कहा जाता है, इसे 2009 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य, इसे 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य 2010 में, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, इसे शामिल किया गया 2010 में, ठीक है। फिर ध्यान रखें, मुदियेट्टू केरल का एक अनुष्ठान थिएटर है और नृत्य नाटक है, ध्यान रखें, इसे भी 2010 में ही शामिल किया गया था। फिर लद्दाख का बौद्ध जप, हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, इसे 2012 में शामिल किया गया। फिर मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना, इसे 2013 में ICH के अंतर्गत शामिल किया गया। आगे बात करें तो जंडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का जो शिल्प है, इसे 2014 में शामिल किया गया। नवरोज, फारसी और कुछ खास क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय, शिया सुन्नी दोनों ही इन्हें मनाते हैं, तो नववर्ष को का ये प्रतीक माना जाता है। नवरोज 2016 में से शामिल किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला, जो भारत की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, लेकिन ध्यान रखें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और कल्चर जो यूनेस्को की अलग से लिस्ट है, दोनों में अंतर है।
कुंभ को 2017 में शामिल किया गया था। कोलकाता में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है इसे 2021 में शामिल किया गया था, और गुजरात का जो गरबा है इसे 2023 में शामिल किया गया है। अभी जो भारत में बैठक होगी ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है भारत से कुछ और क्षेत्रों की जो इंपॉर्टेंट विरासत है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उन्हें शामिल किया जाए। भारत को लाभ क्या होगा, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, इसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी के रूप में जानते हैं, इसे मजबूती मिलेगी। तो भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी को मजबूती मिलेगी, या आप कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक कूटनीति है उसे मजबूत किया जा सकेगा इसके जरिए। दूसरा, विश्व मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो विश्व मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, विविध भारतीय संस्कृतियों को, या कह सकते हैं संस्कृतियों को एक मंच के द्वारा हम वैश्विक लेवल पर प्रेजेंट कर पाएंगे। तो विभिन्न भारतीय संस्कृतियों की दिखाने का मौका, विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को विश्व को दिखाने का मौका। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाभ के रूप में आप देख सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है विश्व लेवल पर उसे पहचान मिले। यूनेस्को के साथ हमारे सहयोग को, हमारा जो सहयोग है वो और मजबूत होगा। तो ध्यान रख सकते हैं यूनेस्को के साथ सहयोग, समन्वय बढ़ेगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं यह और मजबूत होगा, इसे मजबूती मिलेगी। भारत की जो सांस्कृतिक संरक्षण है उसके मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व की भूमिका भारत इसमें निभा सकेगा। तो भारत किस चीज को लेकर, भारत अपनी सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर विश्व में अपनी जो पहचान है उसे बना सकेगा, और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका यहाँ पर भारत निभा सकेगा। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका यहाँ पर भारत निभा सकेगा। इसके अलावा युवा पीढ़ी जो भारत में है उसमें सांस्कृतिक पहचान और विरासत को लेकर रुचि बढ़ेगी। अगर भारत में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे और भारत ऐसे पार्टिसिपेट करता रहा तो युवा पीढ़ी में जो सांस्कृतिक पहचान है हमारी और जो विरासत है उसे लेकर रुचि बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक पहचान व हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसे लेकर क्या होगी, रुचि बढ़ेगी। ठीक है, इसे लेकर इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुल मिलाकर भारत के लिए वैश्विक लेवल पर एक बेहतरीन प्रदर्शन के रूप में, सॉफ्ट पावर की नीति के रूप में देखा जा रहा है इसे, और भारत के युवाओं में भी इसे लेकर थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा कि हमारी जो विरासत है हम उसके संरक्षण की ओर ध्यान रखें, हम विरासत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके महत्व को हम उजागर कर पाए, जागरूकता बढ़ा पाए। बात करें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो इसके अंतर्गत वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान, कौशल आते हैं जिन्हें समुदाय, समूह, कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के भाग के रूप में पहचानते हैं या सांस्कृतिक विरासत के भाग के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें कला, नृत्य, संगीत, ठीक है, और न केवल मौन बल्कि न केवल अभिव्यक्तियां बल्कि इसमें मौखिक अभिव्यक्तियां भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कला प्रदर्शन के साथ साथ जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वे रीति रिवाज, उत्सव, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित जो ज्ञान है, प्रकृति व ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और जो इनसे जुड़ी हुई परंपराएं हैं वो भी इसके भीतर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान और इससे संबंधित जो भी परंपराएं, मान्यताएं वो भी शामिल है। पारंपरिक जो शिल्प कौशल है, हमने देखा भी हमारे कुछ पारंपरिक शिल्प कौशल जिसमें शामिल किया गया है, तो पारंपरिक शिल्प कौशल इसको भी इसके भीतर शामिल किया जाता है। कला प्रदर्शन हमने पहले ही शामिल कर लिया, कला प्रदर्शन, ठीक है, कला प्रदर्शन, हमने नृत्य की बात की,
संगीत की बात की, संस्कृति नहीं, यहाँ पर संगीत, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। भाषा सहित मौखिक परंपराएं भी इसमें शामिल है, कुछ अभिव्यक्तियां भी इसमें शामिल है, तो ध्यान रखें भाषा सहित कुछ मौखिक परंपराएं, कुछ मौखिक परंपराएं, जैसे जो साउथ इंडिया से कुछ चीजें भारत में पहले से ही ICH में शामिल की गई है, उनमें आंखों की मुद्राएं और हाथों की मुद्राओं से संबंधित जो नृत्य है उन्हें शामिल किया गया है। तो मौखिक है लेकिन वो अभिव्यक्तियां भी इसमें शामिल की गई हैं। कुछ सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं और रीति रिवाज भी शामिल है, तो ध्यान रखें कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं और रीति रिवाज, प्रथाएं व रीति रिवाज, उत्सव, ये भी ध्यान रखिए, रीति रिवाज, उत्सव, जैसे रम्मान उत्सव की हमने बात की जो उत्तराखंड से संबंधित है, उसे शामिल किया ही गया है, ये सब इसके भीतर शामिल हो जाते हैं। त्योहार, पारंपरिक ज्ञान, इनको इसके भीतर शामिल किया जाता है। तो ये था पूरा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि IAS लेकर आया है एक नया कोर्स, जिसके बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा दृष्टि लर्निंग ऐप पर। थोड़ा सा हम इसे जानते हैं। इसका नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। लाइव ऑनलाइन कोर्स यानी स्टूडियो से डायरेक्ट क्लास आपको मिलेगी, जिसमें लाइव है तो आप लाइव चैट के माध्यम से अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं, और इसकी फीस भी बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। 24,999 रुपए को भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, यानी इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। इसके संपूर्ण कोर्स कवरेज की बात करें तो ये 14 माह में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी 14 माह में भले ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप इसे 18 माह तक देख सकते हैं, और चाहें तो इसकी वैधता को और भी ज्यादा देर तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेक्चर के दौरान जो भी पढ़ाया जाएगा उस कंटेंट का आपको PDF भी मिलेगा, और न केवल आप केवल GS फाउंडेशन को कवर करेंगे, बल्कि इस कोर्स में आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी। तो आपके करंट अफेयर को लेकर जो डाउट होता है मन में वो भी सॉल्व है, यानी आप करंट अफेयर भी पढ़ते जाएंगे साथ में। करंट अफेयर की जो PDF की मैगजीन की PDF है वो भी आपको 24 महीने तक दी जाएगी। तो ये सारी विशेषताएं जो आपको फाउंडेशन कोर्स में चाहिए होती हैं वो इस कोर्स में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चूंकि एडमिशन शुरू हो चुका है, 8750 पर कॉल करिए और जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और अपने IAS बनने के सपने को साकार करिए। अगर आप 8750 में कॉल करते हैं, बिजी आता है तो दूसरी तीसरी बार भी लगा सकते हैं, और डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप पे आपको ये कोर्स डिटेल से मिलेगा, वहां पर भी आप डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ICH यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज समिति की किस संगठन के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए IMF, ठीक है, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी UNHRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। मिलते हैं अगले सेशन में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।